एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में जो लेसन सेकंड है इसका पार्ट अपने आज 14 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके बारे में अपने थोड़ा पढ़ा था कि जनन तंत्र है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं जंतुओं में। तो अपने इस लेसन में मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में अपने उत्सर्जन तंत्र है इसे कंप्लीट किया था। तो आज इस वीडियो में अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र इनके जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन अंगों को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया गया है। तो नर जनन अंग कितने दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग है इसमें कौन कौन से अंग आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में है द्वितीयक लैंगिक अंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक लैंगिक अंग ये लैंगिक कोशिकाओं का या युग्मकों का निर्माण करते हैं जो गैमेट्स या युग्मक बनते हैं जो आगे क्या युग्मकों के बाद में युग्मनज में बदल जाते हैं अन्य युग्मक से संलयन करके। तो युग्मनज आगे भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो इसलिए जो युग्मक है भ्रूण निर्माण में सहायक होते हैं वो प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसी में युग्मकों का निर्माण करते हैं। साथ ही कुछ हार्मोन भी स्रावित करते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग है इसमें हार्मोन स्रावित होते हैं। और आपने ध्यान रखना नर जनन अंग है इनमें कौन सा नर हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये अंग जनन या गोनाड्स कहलाते हैं। कौन से जो नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं उन्हें गोनाड्स या जनन अंग कहते हैं। नर में जनन अंग कौन से हैं, वृषण है, टेस्टिस बोला जाता है तथा नर जनन कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जनन अंग वृषण है, वृषण का कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। और शुक्राणुओं का निर्माण करके उसे शुक्रवाहिकाएं होती है वो आगे शुक्राशय में लेकर जाती हैं। इसके बाद शुक्राशय से ही बाद में शुक्राणुओं का संकलन किया जाता है। वृषण के दो भाग होते हैं जिसमें बाहरी भाग होता है यह शुक्राणु का निर्माण करता है तथा द्वितीय भाग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो कौन कौन से दो भाग हो गए जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसमें क्या मुख्य रूप से वृषण है। वृषण के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग है ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है और जो इसका द्वितीय भाग है वो क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ये हार्मोन क्या कार्य करता है, लैंगिक परिपक्वता के लिए स्रावित होता है नर में। तो लैंगिक परिपक्वता के उत्तरदायी हार्मोन पूछ लें तो कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इसके बाद में है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में सबसे पहले अपने इनके कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक अंग में एक नंबर नोट करना है वृषण कोश। वृषण कोश यानी जिसमें क्या वृषण स्थित रहता है जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। फिर सेकंड नंबर क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग का भाग कौन सा है, सेकंड नंबर शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी जो शुक्राणुओं को वृषण से लेकर जाती है। फिर थर्ड नंबर है शुक्राशय। शुक्राशय में क्या शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि है ये नर में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो तरल
निर्माण व उत्सर्जन करती है। फिर 5 नंबर द्वितीयक लैंगिक अंग कौन सा है? यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग बोला जाता है। इसके बाद में है लास्ट शिश्न या पेनिस बोला जाता है। तो ये द्वितीयक लैंगिक अंग है, उनके प्रमुख भाग हैं जिसमें वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग, शिश्न ये प्रमुख अंग आते हैं। अब इन अंगों के मतलब कौन कौन से भाग कहाँ स्थित होते हैं अपने, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से एक इजी डायग्राम अपने बनाकर देखते हैं। शुक्राशय में इनका संग्रहण कर दिया जाता है। इसके बाद है ये शिश्न भाग या पेनिस भाग, जो क्या इन शुक्राणुओं को आगे विसर्जन करने में कार्य करता है। और इसी के साथ में जो मूत्र मार्ग यूरेथ्रा वो भी जुड़ा रहता है। और यहाँ पर ये नोट करना है वृषणकोश, जिसमें क्या वृषण है वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से अपने डायग्राम में जो नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग हैं उसे आपने नोट करना है। अब अपने इन प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या कार्य हैं, ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका इनकी युग्मकों के निर्माण में किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अपने जो द्वितीयक अंग है इसमें पढ़ेंगे वृषणकोश। तो वृषणकोश का कार्य क्या है तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब इसमें जो वृषणकोश भाग है इसके क्या कार्य हैं इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो वृषणकोश का क्या कार्य है, वृषण को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। फिर आगे सेकंड है इसमें ये क्या शरीर से कम तापमान रखता है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो कम तापमान की आवश्यकता होती है, वो कौन बना के रखता है, वृषणकोश। अपने अन्य भागों से यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस
कम ताप होता है अन्य भागों से। यहाँ का ताप, यहाँ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप होता है। जैसे अपने मान लो शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर कितना 34 या 35 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता है। ये शरीर का सामान्य ताप है। इसके बाद में इसका जो आगे वाला पार्ट है जिसे क्या कहते हैं, बी नंबर, सेकंड नंबर है शुक्रवाहिनी या वाश डिफरेंस। तो शुक्रवाहिनी का क्या कार्य होता है, इसमें क्या जो स्पर्म होते हैं वो एक ये थैली जैसी संरचना होती है। यह एक नलिका रूपी संरचना होती है जो क्या करती है, स्पर्म से शुक्राणुओं का परिवहन करती है। जो शुक्राणुओं का परिवहन करके एक थैलीनुमा संरचना परिवहन करके एक थैलीनुमा संरचना में जाकर खुलती है। किसमें जाकर खुलती है, शुक्रवाहिनी। जो 2 शुक्रवाहिनी होती है ये एक थैलीनुमा संरचना में जाकर खुलती है, जिसे क्या शुक्राशय कहा जाता है, जिसे शुक्राशय कहा जाता है। इसके बारे में ये नोट करना है, तो आपने यहाँ डायग्राम में देखा होगा इस तरह से अपने नलिका रूपी संरचना बनाई, जिसे क्या वाश डिफरेंस से बोला जाता है। और फिर आगे है थर्ड नंबर भाग है शुक्राशय। ये क्या कार्य करता है, शुक्राणुओं को संग्रहित करने का कार्य करता है। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना है जो शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। वह वीर्य निर्माण में मदद करता है। तो शुक्राशय में प्रमुख आपने कितना लिखना है, और इसी में एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें एक तरल पदार्थ का भी निर्माण होता है। निर्माण होता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करता है। ऊर्जा व गति प्रदान करता है। तो ये 3 नंबर भाग है। इसके बाद में है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में?
भाग है, 4 नंबर भाग कौन सा है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? अखरोट के समान दिखाई देती है, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह अखरोट के आकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो एक तरल का निर्माण व उत्सर्जन करती है। वह उत्सर्जन करती है, तरल का निर्माण व उत्सर्जन करती है। ये तरल में क्या कार्य करता है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। यह तरल शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। इसके बाद में है आगे 5 नंबर भाग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यूरेथ्रा। इसके बारे में आप देखेंगे, यह एक पेशीय नलिका है जो अपने यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर संकलन वाहिनी से मिलकर यह एक पेशीय संरचना है जो मूत्राशय से निकलकर संकलन वाहिनी से जुड़ जाती है, यानी जहां शुक्राणुओं का संकलन होता है उसी नलिका से ये भी जुड़ जाता है। संकलन वाहिनी से जुड़ जाती है। ये नलिका रूपी संरचना होती है जो क्या इससे जुड़ जाती है। इसी में से होकर यूरिन, शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। का मूत्र जनन नलिका बढ़ाती है, जुड़ जाती है, वह मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसी भाग से शुक्राणु मूत्र यानी यूरिन व प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। वह प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं, स्राव बाहर निकलते हैं। ये प्रमुख भाग है। इसके बाद में इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और प्रमुख भाग है, शिश्निया पेनिस बोला जाता है। यह एक बेलनाकार अंग है इसका कार्य होता है शुक्राणुओं का संकलन और यूरिन का उत्सर्जन। इसका कार्य क्या है? यह शुक्राणु का उत्सर्जन व मूत्र उत्सर्जन का कार्य करता है तथा लैंगिक क्रिया में भाग लेता है। शुक्राणुओं का उत्सर्जन व मूत्र
विसर्जन का कार्य करता है, लैंगिक क्रिया में भाग लेता है। ये सारे भाग किसके थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रमुख भाग थे, जिसे अपने आज कंप्लीट किया है।